अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। हाँ जी, आइस 19 के क्वेश्चंस कहा था देखने को। हाँ जी देखें, क्वेश्चन 1 जून 11, इसमें पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ? कंट्रीब्यूशंस टू द स्कीम। ये मैंने पहले भी, मुझे लगता है मैंने बात बताई भी है कि अगर सब आइडियली चल रहा हो तो हर साल कितने पैसे रखने फंड में? जितना एक्सपेंस बना रहे तो यही किया है। करंट सर्विस कॉस्ट है 15 और इंटरेस्ट है 2, 16 और 14 का नेट, तो 15 और 2 17, ये कंट्रीब्यूशन आ गई। ये सवाल के पहले पैराग्राफ में कहा हुआ है कंट्रीब्यूशंस टू बी टू द स्कीम आर मेड ऑन द बेसिस इसकी ऑफ एनुअल एक्चुअरियल वैल्यूएशन, यानी वो जो हर साल एक्चुअली हमें फिगर्स बता रहा है तो उतने ही पैसे फंड में रख देंगे। तो जो एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो पैसे रख देंगे फंड में। तो करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट, और अगर पास सर्विस कॉस्ट भी होती सवाल में तो वो भी हम रख देते हैं। अच्छा, इस सवाल में कंट्रीब्यूशन वाला ही एक पॉइंट है। फिर भी आपने इसमें क्वेश्चन 1 में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं, वो इनकम आ जाती, वो लेस हो जाती, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम सिर्फ तब ज़्यादा होती जब सरप्लस पोजीशन होती। तो सरप्लस पोजीशन होती तो पहले ही ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, तो हर साल जितना एक्सपेंस होता है उससे हम कम पैसे जमा करा रहे होते, तो इसकी इंटरेस्ट इनकम होती तो लेस हो जाती। जी हाँ जी बिल्कुल। जो डिस्काउंट रेट बताना है, फिर अगर प्लान एसेट्स का ब्रेकअप बताया हुआ है, जैसे क्वेश्चन 2 में बताया हुआ है, 2 में के पता नहीं 4 में, तो वो बताना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपसे नोट्स पूछे IS 19 के, वैसे आप C5 1 में ना नोट्स को इतनी लिफ्ट नहीं कराते सिवाय IS 12 वाले, वो तगड़े नोट हैं, उसमें है ही नोट मेन। अदरवाइज बाकी चीज़ों के नोट्स नहीं ऐसे टेस्ट हो रहे होते, ऐसे FP SOCI के एक्सट्रैक्ट्स या जनरल एंट्रीज या जस्ट डिस्कशन। यानी अगर ये वर्ड ना भी बोलता तो कह रहे, तो भी हम कंट्रीब्यूशन ना बताई होती तब भी ऐसे ही करते। क्वेश्चन 1 में और कोई सवाल नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई सवाल? जी बताएं। 5.4 में 15 आ रहा है पास सर्विस कॉस्ट, तो ये पास सर्विस कॉस्ट 5.4 में आ रहा है। तो सर ये एक तो ये एक्चुअल के कॉस्ट में ये बैलेंसिंग हो जा रहा है OCI में। एक्चुअल OCI में पास सर्विस कॉस्ट थोड़ी जा रही है, उसका इफेक्ट तो जा रहा है ना सर ये एक्चुअली के लॉस में। तो वो तो हर चीज़ का इफेक्ट जा रहा है, वो तो बेनिफिट पेड का भी जा रहा है, वो तो ओपनिंग का भी जा रहा है। अच्छा जी सर ये OCI में वैसे भी PNL में भी जा रहा है, OCI में भी जा रहा है। OCI में कहाँ जा रहा है? बैलेंसिंग में इफेक्ट जा रहा है, तो वो तो करंट सर्विस कॉस्ट का भी जा रहा है। बैलेंसिंग में इफेक्ट तो सारी चीज़ों का जा रहा है। बैलेंसिंग करने में सिर्फ पास सर्विस कॉस्ट का इफेक्ट जा रहा है, करंट सर्विस कॉस्ट का भी जा रहा है, तो क्या वो भी डबल काउंट हो? लेकिन एक्चुअल गेन लॉस तो पास सर्विस कॉस्ट OCI में जा रही है। हाँ, आप कह रहे हैं जो 5.4 में एक्चुअल गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर निकाली है, तो पास सर्विस कॉस्ट का इसमें इफेक्ट गया, तो ओपनिंग का भी गया, करंट सर्विस कॉस्ट का भी गया, इंटरेस्ट का भी गया, बेनिफिट्स पेड का भी गया, क्लोजिंग का भी गया। हाँ जी, क्वेश्चन 2 में अगर किसी ने देखा हो, क्वेश्चन 1 में कोई ना भी पूछता तो मैं कंट्रीब्यूशन वाली बात खुद ही बता देता। ऑनलाइन में किसी ने अगर किया हो तो शायद उसको ये मसला होता। क्वेश्चन 2 में मुझे कोई ऐसी बात लग नहीं रही, इसलिए आपने कुछ पूछना है तो पूछें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 में सिर्फ यही है कि जो एसेट्स फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स
उनका ब्रेकअप बताना होता है बस नोट के अंदर कि ये कितने हैं, कैश कितना है, म्यूचुअल फंड में कितने पैसे लगाए हुए हैं, शेयर्स में कितने पैसे लगाए हुए हैं, डिबेंचर्स में कितने पैसे लगाए हुए हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? सवाल वाला बताएगा। और बस बाकी तो है जी। ओपनिंग की वर्किंग ओपनिंग की कौन सी वर्किंग? वो दिए में है ना, वर्किंग किस बात की? वो एडिशन इन्फॉर्मेशन पॉइंट 1 में दिए तो हैं, वर्किंग किस बात की? हाँ जी, क्वेश्चन 4 में कुछ पूछना था। नहीं, कंट्रीब्यूशन खुद बता दी तो फिर तो बता दी ना, फिर खुद ही हिसाब लगाते रहना। जब बता दी कंट्रीब्यूशन तो बता दी हैं। हाँ देखें, अगर तो कंट्रीब्यूशन सवाल में बता दी तो फिर तो वही है जो बताई है, क्योंकि जो इस वक्त अकाउंटिंग हो चुकी है उसी के मुताबिक ही प्लान एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस वगैरह सब सही आना है ना। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन सवाल में बता दिए तो फिर हमने खुद से नहीं जोड़ तोड़ करते रहना कि जो एक्सपेंस फॉर द ईयर था सिर्फ वही कंट्रीब्यूशन हो। हाँ, एक चीज़ इसमें ज़रूर हो सकती है कि कंट्रीब्यूशन आपको सवाल में दी हो, ये बाकी भी सुने, दूसरे का सवाल का आंसर कर रहा हूँ, सारे सुनते नहीं हैं। सवाल में जो कंट्रीब्यूशंस दी हों, जैसे चलो क्वेश्चन 4 डिस्कस करूँ, उसी की बात कर लेता हूँ। अब इसमें 2015 में कंट्रीब्यूशन लिखी हुई है 37। हो सकता है लिखा होता सवाल में कहीं कि जो 37 है इसमें 7 ऐसा है जो हमने भी दिया नहीं है, बस इरादा किया हुआ, तो कंट्रीब्यूशन में हम वो फिगर ना लेते। ये जो मैंने बोर्ड पे सवाल किया था उसमें ऐसा ही था, तो चूँकि पुरानी हो गई बात तो मैंने दोबारा बता दी। चले ठीक है जी, आइस 19 बस बहुत है। अभी रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल में जो था वो या तो मैं मल्टीपल IAS में कराऊंगा, या भी मैं सोच रहा था आजकल में कि उसका एक पार्ट IFRS 2 का था, तो हो सकता है मैं IFRS 2 के साथ वो आधा सवाल कर लूँ डिस्कस। बहरहाल रिसेंटली ये हुआ है टेस्ट जी। पास सर्विस कॉस्ट की एंट्री पेजेस पर हट के देख लें, चैप्टर के नोट्स देखें, आइस 19 जहाँ मैंने पास सर्विस कॉस्ट की हेडिंग डाल के, तो ढूंढ लो यार, पे कितने को 2,500 पेजेस थोड़ी हैं। अभी तो बताया यार, ये मैंने पहले एक दफ़ा जिक्र किया था कि अगर आइडियली चलें तो जो हर साल एक्सपेंस बनता जा रहा है उतने पैसे उठा के जमा कराते जाएं, और यही सवाल के पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है। कंट्रीब्यूशंस टू द स्कीम आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल एक्चुरियल वैल्यूएशंस, कि जो फॉर द ईयर एक्चुरियल की वैल्यूएशन हैं उतने पैसे डाल दें। तो इसलिए करंट सर्विस कॉस्ट, अगर पास सर्विस कॉस्ट होती तो वो भी ले लेते, और नेट इंटरेस्ट, इनकी अमाउंट डाल दी कंट्रीब्यूशन में। अगर पास सर्विस कॉस्ट होती तो वो भी लेते, जो भी एक्सपेंस फॉर द ईयर है पास सर्विस कॉस्ट में। हाँ, अगर बढ़ रही है, प्लान अमेंड हुआ है, फार्मूला चेंज हुआ है और उससे पैसे और बढ़ गए तो ऑब्लिगेशन और बढ़ जाएगी। अच्छा, नहीं, जो फार्मूला ऑलरेडी बनाया हुआ है सबके लिए उसमें चेंज की। पहले हमने फार्मूला बनाया हुआ था कि आखिरी सैलरी का 2.5%, अब उसको हमने 3.5% कर दिया। तो उससे जो गुजरे हुए साल हैं जिनकी अकाउंटिंग कराए थे उनको भी 2.5 से 3.5 करना है, तो जो 1% और बढ़ाना है वो पास सर्विस कॉस्ट है, या ये 2.5 से 1.5 भी हो सकता था। तो वो जो गुजरे हुए साल की अकाउंटिंग हो चुकी हुई है उसको 2.5 से 1.5 बनाना है, तो वो भी पास सर्विस कॉस्ट है। अगर नेगेटिव होती तो एंट्री जो आपने ढूंढी है इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से जो पेजेस पलट के ढूंढी है, ये रिवर्स हो जाती। नेट इंटरेस्ट है 2 का, इनकम स्टेटमेंट में तो नेट इंटरेस्ट आता है, एक 16 है और एक 14 है। लायबिलिटी वाला 16 है और प्लान एसेट्स वाला 14 है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में तो 2 आना है, तो 15 और 2 17। चलें ठीक है जी। कल जो सवाल भी कराया था, एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। कल ये किया था कि 3 इंस्ट्रूमेंट्स बोले थे, या तो शेयर्स इशू हो जाएं फ़ौरन, या शेयर ऑप्शंस फ़ौरन इशू हो जाएं, या पर्ची लिख के वादा कर लें।
इन दोनों में से कोई चीज कल को देने का, तो वो जो पर्ची है उसकी भी हैसियत है। जनरल रूल ये था कि जब हमें गुड्स या सर्विसेज मिल रही हैं तो उस वक्त एसेट या एक्सपेंस डेबिट, और अगर इक्विटी सेटल्ड है तो इक्विटी का कोई अकाउंट क्रेडिट, और अगर कैश सेटल्ड है तो लायबिलिटी क्रेडिट। और ये एंट्री जनरली तब होनी चाहिए जब गुड्स सर्विसेज मिल रही हैं। लेकिन एम्प्लॉई के केस में ये ओवर द पीरियड भी हो सकती है। इसको फिर और एक्सप्लेन किया था। इसमें फिर दो केसेस पड़े थे। केस वन ये था कि वेस्ट इमीडिएटली, यानी कोई शर्त नहीं लगाई मजीद किसी सर्विस की, तो फौरन के फौरन एक्सपेंस डेबिट और फौरन के फौरन शेयर इशू कर दिए तो शेयर कैपिटल या प्रीमियम क्रेडिट, या फौरन के फौरन शेयर ऑप्शंस दे दी तो एक्सपेंस डेबिट और शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। दूसरा केस ये था कि एम्प्लॉय को कुछ मेहनत करने की शर्त लगा दी। अब वो शर्तें दो तरह की थी, सर्विस कंडीशंस और परफॉर्मेंस कंडीशंस। सर्विस कंडीशन ये थी कि जिसमें सिर्फ जिंदा रहना था और नौकरी करनी थी बस, तो जितना अरसा नौकरी की शर्त थी वो वेस्टिंग पीरियड था। तो एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी क्रेडिट कितने अरसे पे फैला के, ओवर द वेस्टिंग पीरियड। इसका एक सवाल भी करा दिया था, और सवाल में ये किया था कि हर साल के एंड पे अपडेटेड एस्टीमेट्स के मुताबिक कैलकुलेशन होगी क्यूम्यूलेटिव बेसिस पे, और नंबर क्या टारगेट रख रहे होंगे कि जो हमारा बेस्ट एस्टीमेट है कि एंड पे कितने लोग कामयाब होंगे जिनको ये इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। अब वो हर साल अंदाजा बदल रहा था। ये किया था कल वाले सवाल में, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल है आपका तो बोलिए। अगर हम एम्प्लॉइज को शेयर इशू कर रहे हैं और उनमें से कुछ एम्प्लॉई हैं जो शेयर होल्डर नहीं है हमारे, तो उनसे ये सप्लाई होगा। शेयर इशू क्यों कर रहे हैं? सर्विस की वजह। तो फिर वो जो शेयर इशू कर रहे हैं वो उनको एम्प्लॉय होने की वजह से इशू कर रहे हैं ना, तो उस पर आईएस लगेगा। स्कोप से बाहर वो शेयर इशू थे जो ओनर्स को शेयर्स दे रहे थे उनके ओनर होने की वजह से, राइट इशू, बोनस इशू, वो नहीं है इस आईएस में। लेकिन अगर ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं जो एम्प्लॉयज भी हैं, उनको पहले भी कभी 4 साल पहले भी शेयर दिए थे, अब जब दोबारा उनको शेयर्स दे रहे हैं, अगर वो राइट शेयर्स दे रहे हैं या बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो IFRS 2 नहीं है। लेकिन अब अगर मजीद मेहनत का सिला दे रहे हैं तो IFRS 2 है। तो एग्जिस्टिंग ओनर्स को शेयर्स देना उनके ओनरशिप की कैपेसिटी में, वो नहीं IFRS 2 के अंदर। एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती है, हाँ जी, तो उस पे अप्लाई होगा। क्या होती है एम्प्लॉय शेयर स्कीम? एम्प्लॉय को शेयर इशू करते क्यों कर रहे होते हैं? वो बोनस भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। क्या बोनस? क्या बोनस? बोनस को स्पेसिफाई करें, क्या बोनस? बोनस क्लियर करिए। और बोनस देना होता है हमें कैश। दो अलग अलग चीजें हैं बोनस। एक होते हैं बोनस शेयर्स, बोनस शेयर बता रहा हूँ ना, बोनस शेयर्स ये शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, ये नहीं आया IFRS 2 के अंदर। एक वो बोनस है जो आमतौर पे एम्प्लॉइज को बोनस मिल रहा है, तो वो बेनिफिट ही मिल रहा है ना उनकी सर्विस का। तो अगर उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे शेयर्स मिल रहे हैं तो है IFRS 2। सर्विस कंडीशन जिसमें टाइम बताया हो बस, तो उसमें टोटल अमाउंट को कितने अरसे पे फैला देना है, जो वेस्टिंग पीरियड है। परफॉर्मेंस कंडीशन में टाइम पीरियड भी होगा और कोई ना कोई परफॉर्मेंस की शर्त भी होगी। अगर तो टाइम पीरियड क्लियरली बताया हो और उतना ही टाइम पीरियड हो, आगे सवालों में दिखाता हूं, तो कितने अरसे पे एंट्री फैलेगी, जितना टाइम पीरियड है। लेकिन अगर टाइम पीरियड चेंज होता हो, यानी उनको कहा हो कि अगले 5 साल में जब भी कभी सेल्स आपने 2 गुना कर दी, ये नहीं कि 5 साल बाद, 5 साल का टाइम दे रहे हैं, जब भी सेल्स डबल कर दी आपको 2,000 शेयर मिल जाएंगे। तो अब इसमें टाइम पीरियड 5 ही है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अब कितने अरसे पे एंट्री फैलनी चाहिए, बेस्ट एस्टीमेट ऑफ पीरियड। तो पेज नंबर 3 पे था, मैं 4 पे, जी पेज 4, पेज 4। सर्विस कंडीशन तक कल बात हो गई थी, इसका एक सवाल भी करा दिया था। परफॉर्मेंस कंडीशन में लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ लें। अभी पेज 4 पे हूं। सर्विस कंडीशन कल बता दी थी, एक सवाल भी कर लिया था। अब परफॉर्मेंस कंडीशन का सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ लें, दूसरा नहीं। हाँ जी, ओवर द एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड। ये एक्सपेक्टेड का वर्ड तब आएगा अगर पीरियड कम ज्यादा हो सकता है तो एक्सपेक्टेड है, और अगर पीरियड डेफिनेट है तो बस जितना पीरियड डेफिनेट है वो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे आ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2।
हाँ जी, कितना लगेगा है? पहले पैराग्राफ के मुझे डिजिट्स बताइएगा। 18%, पहले पैराग्राफ के 13, 10%। अच्छा, इसमें ये जो है ना, इस सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं इसमें तकरीबन सारे ही, कोई एक आधे के अलावा, ये मैंने आईएएस की ओरिजिनल जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल हैं उन्हीं को सवालों की शक्ल दी हुई है। उनमें तो डिस्कस हुआ होता, तो मैंने उनको सवालों की शक्ल दी हुई है। पास्ट पेपर एक सवाल करेंगे हम लोग, कल तो मुश्किल है संडे वाली क्लास में। उसमें ये काम खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो उसमें आपको ग्रोथ बता दिया था उसमें हम एक सवाल करेंगे पास्ट पेपर का, उसमें खुद कैलकुलेट करना पड़ा था। अच्छा, पहले पैराग्राफ में कहा क्या हुआ है? पहले पैराग्राफ में ऑफर यह किया एम्प्लॉइज को कि दिल लगा के काम करो, और अगर तो पहले ही साल में प्रॉफिट 18% ग्रो कर गया, इंक्रीज कर गया, और मैं साथ साथ बता भी देता हूं, पिछले साल प्रॉफिट टोटल जो कमाया था, ऐसी खुद ही बता रहा हूं, वो 100 मिलियन था। तो हमने अपने एम्प्लॉइज को कहा है कि अगर तो अगले साल प्रॉफिट हो गया 118 मिलियन या इससे ज्यादा, तो कितने परसेंट बढ़ा? 18%। अगर तो पहले साल में प्रॉफिट 18% बढ़ा लिया तो उसी साल में मिल जाएंगे शेयर्स। लेकिन अगर पहले साल में प्रॉफिट नहीं बढ़ सका तो कोई मसला नहीं। पहले साल में प्रॉफिट हुआ 112, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ 108, और दूसरे साल में हो गया 126, 27, 26। 2 साल में टोटल कितना प्रॉफिट बढ़ा? 27 मिलियन। ये तो 2 साल में बढ़ा है, तो ये कितने परसेंट है? 13.5%। ये मतलब है एवरेज पर ईयर का। At the end of year 2, the entity's earnings increase by more than an average of 13% per year over the 2-year period. तो दूसरे साल में प्रॉफिट 127 मिलियन है, इन 2 साल में प्रॉफिट 100 से बढ़ के 127 तक पहुंच गया, 27 मिलियन बढ़ गया 2 साल में। एक साल में कितना? डिवाइड बाय 2, परसेंटेज 13.5%। अब ये इस क्राइटेरिया में फॉल कर गया, अब दे देंगे शेयर्स। अच्छा, अगर पहले साल में 118 मिलियन तक चला जाता तो पहले साल में ही किस्सा खत्म हो जाता। पहला साल नहीं रिजल्ट मिल सके, चलो दूसरी अटेम्प्ट से ही। दूसरे साल में पर ईयर एवरेज अगर 13% भी ग्रोथ आ गई तो दूसरे साल मिल जाएंगे शेयर्स, वो भी हासिल नहीं हो सके। तीसरा साल आ गया, अब अगर तीसरे साल में पहुंच गए और तीसरे साल में प्रॉफिट अगर एवरेज निकालें तो वो 10% कम से कम है, तो फिर तीसरे साल में शेयर मिल जाएंगे। और अगर वो भी नहीं होता तो बस की बात खत्म। ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ के ये बात ना समझ आई हो। पहला पैराग्राफ, ये तो पहले पैराग्राफ में जस्ट ऑफर्स हैं। अब हुआ क्या? दूसरा पैराग्राफ ईयर 1 एंड तक क्या हुआ, तीसरा पैराग्राफ ईयर 2 एंड तक क्या हुआ, और चौथा पैराग्राफ ईयर 3 एंड तक क्या हुआ। अब अगले तीनों पैराग्राफ हर ईयर की पोजीशन है। तो ईयर 1 के एंड पे क्या हुआ कि अर्निंग्स सिर्फ 14% बढ़ सकी, यानी ये रिजल्ट अचीव नहीं हुआ, और एक्चुअली 30 लोग छोड़ गए आउट ऑफ कितने? 500। ईयर 1 के एंड पे खड़े होके अब बेस्ट एस्टीमेट क्या है कि हम दूसरे साल वाला टारगेट पूरा कर लेंगे। The entity expects that earnings will continue to increase at a similar rate in year 2 and therefore year 2 में आके वो 13% वाला टारगेट पूरा हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेक्टेड पीरियड कितना हो गया? 2। टोटल एक्सपेक्टेड पीरियड 2 हो गया। और ईयर 1 में छोड़ चुके 30 लोग, ईयर 2 में हमें उम्मीद है कि टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी ईयर 2 के एंड पे इनको वाकई दे देंगे शेयर्स, तो कितने लोग और छोड़ जाएंगे?
The entity expects on the basis of weighted average probability that a further 30 employees will leave during the year 2. तो ईयर 1 के एंड पे खड़े होके हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा शेयर्स इशू कर दिए अभी, तो अभी उनको वो पर्ची दी है, अभी उनको वादा कर दिया तो पर्ची दी है। ईयर 1 के एंड पे 500 लोग 30 छोड़ गए, 30 और छोड़ जाएंगे। कितने लोग हैं अल्टीमेटली वो कामयाब होंगे? हर एक को 100 शेयर्स, एक शेयर की फेयर वैल्यू 30 रुपए, और हमारा बेस्ट एस्टीमेट क्या है, कितने साल में ये सर्विस पूरी हो जानी है? इंटू 1/2 660। तो ईयर 1 का एक्सपेंस बन गया 660। हाँ जी, ईयर 1 हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं और हमारा बेस्ट एस्टीमेट क्या है, कब ये सर्विस रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे और हम इनको शेयर्स दे देंगे। क्या हुआ? हाँ, तो ईयर 1 में अगर 18 हो जाता तो ईयर 1 में दे देते शेयर्स, वो अचीव नहीं हो सका तो अब अगला पड़ाव यह है कि शायद ईयर 2 वाला टारगेट पूरा हो जाए, तो एंटिटी एक्सपेक्ट्स के हो जाएगा पूरा। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट अर्निंग्स विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट अ सिमिलर रेट एंड देयरफॉर एक्सपेक्ट्स दैट शेयर्स विल वेस्ट एट एंड ऑफ ईयर 2। तो ईयर 1 के एंड पे खड़े होके हमारा बेस्ट एस्टीमेट ये है कि 2 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉइज रिजल्ट हासिल कर लेंगे और उनको शेयर्स दे देंगे। तो उन 2 में से भी एक गुजरा है, तो 1/2। जब ईयर 2 एंड हुआ तो ईयर 2 में भी टारगेट अचीव इनसे कोई नहीं हुआ, लेकिन ईयर 2 में मायूसी नहीं है और लग रहा है कि ईयर 3 में जरूर हो जाएंगे कामयाब। जैसे स्टूडेंट अटेम्प्ट देता है ना, अच्छा चले, तीसरे साल उम्मीद है कि रिजल्ट हो जाएगा हासिल। तो अब जब ईयर 2 में बीडी तो हो गया ये, अब ईयर 2 के अंदर बेस्ट एस्टीमेट क्या है, 500 में से ईयर 1 में कितने गए? ईयर 1 में 30 एक्चुअली गए, ईयर 2 में एक्चुअली 28 चले गए, 58 हो गए, और अभी ईयर 2 के एंड पे खड़े हैं और बेस्ट एस्टीमेट ये है कि 25 और छोड़ जाएंगे, यानी 30, 28 और टोटल 25, तो कितने हो गए? इतने हैं जो अल्टीमेटली लोग कामयाब होंगे। ईयर 2 के एंड पे खड़े हो गए बेस्ट एस्टीमेट 83। ईयर 1 में कितने लोग छोड़ गए? दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ 30 लोग छोड़ गए। हम ईयर 2 के एंड पे खड़े हैं, दूसरे साल में भी और लोग छोड़े होंगे, वो भी पता है कितने? तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ। ये ईयर 2 पे पहला सेंटेंस खत्म हो गया, उसके बाद अगला सेंटेंस शुरू हुआ है, 28 एम्प्लॉइज हैव लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर। तो 30 और 28, 58 तो एक्चुअली छोड़ गए, लेकिन अभी भी बेस्ट अंदाजा ये है कि तीसरे साल में 25 और छोड़ जाएंगे। तीसरे साल में ना, द एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट अ फर्दर 25 एम्प्लॉइज विल लीव ड्यूरिंग ईयर 3। तो इन टोटल 83 छोड़ जाएंगे। अब इतने लोग होंगे जो कामयाब होंगे, इनटू हर एक को 100 शेयर्स, एक शेयर 30 रुपए का होगा। उस दिन एक शेयर 30 रुपए का होगा, नहीं, ग्रांड डेट पे शेयर 30 रुपए का था। अच्छा, शेयर 30 रुपए का था तो ये पर्ची भी फिर 30 रुपए की थी। हम ये फेयर वैल्यू पर्ची की कैलकुलेट करें और इनटू अब 2/3, क्योंकि अब बेस्ट एस्टीमेट 3 साल का है और 2 गुजर गए। कितना? 834,000। तो दूसरे साल का एक्सपेंस बन गया 174,000। और ईयर 3 बीडी हो गया 834, और फाइनली जब सेटलमेंट होगी तो उस वक्त इवेंचुअली कितने लोग कामयाब ईयर 3 में हुए? 419, वो उन्होंने दे ही दिए। अगर 419 ना दिए होते और ये बताया होता कि ईयर 3 में एक्चुअली 23 लोग छोड़ के गए, तो 30, 28 और 23 इतने लोग एक्चुअली छोड़ गए, तो पीछे रह गए 419 इंटू 100 इंटू 30 रुपए
इंटू 3/3 1257,000 तो मज़ीद एक्सपेंस बन जाएगा 423,000। और SOCI में ईयर 1 में इतनी एम्प्लॉय कॉस्ट, ईयर 2 में इतनी एम्प्लॉय कॉस्ट, ईयर 3 में इतनी एम्प्लॉय कॉस्ट। SOFP में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड इतने, ईयर 2 में इतने, ईयर 3 में शेयर इशू हो जाएंगे। और जब शेयर इशू होंगे तो कितने शेयर इशू होंगे? ईयर 3 में 419 इंटू 100। और एक शेयर की फेस वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए थी, इसके होगी मुझसे 10 रुपये फेस वैल्यू। तो क्या एंट्री करें तीसरे साल के एंड पे? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वो जो पर्ची हमने रखी हुई थी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड बस खत्म कर दें। कितनी? किधर गया ये? 1257। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट? 10 रुपये फेस वैल्यू है। 419,000 और फिर तो एंट्री टैली नहीं है, 2 0 नहीं है, बस इतना ही है मेरे साथ। और बाकी जो डिफरेंस है वो शेयर प्रीमियम। किधर 4 है? ये जरा इधर उधर हो गया। ये 3 साल की वर्किंग और वो आखिर में जो शेयर एक्चुअली इशू होंगे। क्या हो गया अगर क्या होता? इस पे करता हूँ बात अभी, इस पे होनी है बात अभी। क्वेश्चन 2 क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन 3 करें आप खुद ही। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 आप करें अभी। पेपर में नहीं, ये ज़्यादा लेंथी है। ये असल में एग्जाम्पल थी ना, तो उन्होंने तो उसको बस डिस्कस किया हुआ, मैंने तो उसको सवाल की शक्ल दी है। बाकियों के लिए कह रहे हैं।
अच्छा, जिन्होंने पढ़ा है सवाल, ये ऐसा नहीं है कि पहले 200 शेयर ऑप्शंस की ऑफर थी, उसके बाद अगर अच्छा परफॉर्म कर लिया तो 2 साल बाद जाके तरस आएगा फिर 300 शेयर ऑप्शन देंगे। ये स्टार्ट में ही डिफाइंड है कि अगर इस क्लास में फॉल किए तो इतनी शेयर ऑप्शंस, इस क्लास में फॉल किए तो इतनी शेयर ऑप्शन। ये सब पहले दिन डिफाइंड है, 200 भी और 300 भी सब पहले दिन डिफाइंड है। अच्छा, सवाल करने को कहा है, वैसे देख के महसूस नहीं होना, सवाल कहा है करने को है, करने को कहा था यार, करने के बाद सोल्यूशन देखना था, पहले तो करना था। क्योंकि आप सवाल की कैलकुलेशंस आप हाथ से करेंगे तो पेपर में याद रहनी है, वरना सिर्फ देख देख के नहीं पेपर में याद रहना। जी, जनरल जवाब नहीं है इसका। आप इस सवाल में पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन 3 में पूछ रहे हैं, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दूंगा। क्वेश्चन 3 में तो ऐसी बात ही नहीं की। क्वेश्चन 3 में ईयर्स में तो शक नहीं है। नहीं, देखें, ये जो क्वेश्चन 2 था ना, इसमें तो हर साल की ऑफर थी कि अगर पहले साल में रिजल्ट अचीव कर लिए तो पहले साल में कितना खत्म कर देंगे शेयर देके, नहीं तो दूसरे साल में रिजल्ट अचीव हो गया तो दूसरे साल में पूरा कर देंगे। वहां पर ईयर्स चेंज हो रहे थे, इसलिए 1/2, क्योंकि उस वक्त हमें लगता था 2 साल में वो लोग टारगेट पूरा कर देंगे, फिर लगता था नहीं 2 महीने 3 में पूरा करेंगे। इस साल में तो ये पीरियड चेंज नहीं हो रहा, इसमें तो है ही 3 साल। इसमें लोगों ने चेंज होना है और ये हालात ने बताना है कि वो 200 वाली क्लास में फॉल करेंगे कि 300 वाली क्लास में फॉल करेंगे। ईयर्स तो उसमें फिक्स हैं 3। अगर सिर्फ सोल्यूशन देखना होता तो मैं बिल्कुल कहता कि सोल्यूशन देख लें, इसको करें, ये कैलकुलेशन हाथ से गुजरे हैं आपके। इतनी देर का नहीं था यार। हैं? आसान है, मॉडिफिकेशन
इसके ज़्यादा चांस है, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ जी, क्वेश्चन 3 डन। ऑफर की थी कि अगर तो प्रॉफिट की इंक्रीज 5 से 10% के दरमियान हुई तो हर एक को 100 शेयर ऑप्शन मिलेंगी, 10 से 15 के दरमियान हुई तो 200 मिलेंगी, और 15 से ऊपर हुई तो 300 मिलेंगी। ये अभी से डिफाइंड है और है टोटल 3 साल ही। पिछले सवाल में 3 साल टोटल लाजमी नहीं थे। इससे पिछले सवाल में उनको कहा हुआ था कि जब भी ये जो प्रॉफिट का टारगेट है वो पूरा हो गया, चाहे वो पहले साल में पूरा हो गया, पहले साल में शेयर्स मिल जाते, इसलिए वहां एक्सपेक्टेड पीरियड था। यहां पर है ही 3 साल। यहां पर अगर एस्टीमेट बदलना है तो एक तो लोगों का बदलना है जिन्होंने छोड़ के जाना है, या शेयर ऑप्शन की तादाद का बदलना है कि वो कौन सी क्लास में फॉल करेंगे। तो ईयर 1 तक हमें लगता था कि 200 शेयर ऑप्शन वाली क्लास में फॉल होगी परफॉर्मेंस, तो ईयर 1 की कैलकुलेशन 200 के हिसाब से की, लेकिन ईयर 2 और 3 में 300 के हिसाब से की। प्राइस इन शेयर ऑप्शंस की वही ग्रांडेड वाली 20 रुपये, और लोगों की आनियाँ जानियाँ 80, 85, 86, इन तीनों साल की फिगर में से किसी भी साल में कोई भी ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है तो बताइए। लोगों के तादाद पे 200 से 300 में कैसे गए, इस पे जी डन, कोई मसला नहीं। चलें गुड। क्वेश्चन 4 भी कर दें, क्वेश्चन 4 भी आप कर दें जी। एक्चुअल जो एम्प्लॉइज डील कर रहे हैं। अच्छा एक बात, ये कल भी एक बच्चे ने पूछा था, मुझे याद नहीं कि ऑन कैमरा पूछा था कि ऑफ कैमरा पूछा था। ईयर 1 में ये जो पहली एंट्री जो भी की होगी, कल भी ये बात बताई थी, ये कब कर रहे हैं हम ईयर 1 में? ईयर एंड पे। ऐसा भी कर सकते हैं कि ईयर 1 के स्टार्ट में ही पहले साल की एंट्री कर दें उस वक्त के एस्टीमेट के मुताबिक, और ईयर 1 का जब एंड आए तो एस्टीमेट अपडेट कर लें। रुपए कौन से वाले लेने हैं? ग्रांड डेट वाली। तो रुपए ने तो बदलना नहीं है, तो जब हमने ईयर 1 के शुरू में एंट्री करके एंड पे लाके उसको अपडेट ही करना है, एंट्री भी वही होनी है, रुपए भी वही हैं, तो शुरू में करने में टाइम क्यों लगाएं, साल के एंड पे ही कर लेंगे। इसलिए इस सवाल में भी पिछले सवाल में भी अगर शुरू में कोई एस्टीमेट था भी तो उसको हमने लिफ्ट नहीं कराई। हम किस एस्टीमेट को ले रहे हैं? जो ईयर 1 के एंड पे है, क्योंकि टाइम ही जाया होगा, करने को कर लेते हैं। ईयर 1 के शुरू में उस वक्त के अंदाजे के मुताबिक एंट्री कर लेते हैं, और जब ईयर 1 का एंड आएगा तो अंदाजा अपडेट कर लेंगे। लेकिन मकसद तो एसओसीआई और एसओएफपी बनाना है, तो इसलिए ईयर 1 के एंड पे ही कर लेते हैं। लेकिन आगे चल के इसी टॉपिक के अंदर वो मिक्सचर पढ़ना है, उसमें इस चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान कर रहे होंगे कि एंट्री किस दिन करनी है, वो आएगा इस चैप्टर में आगे। अभी फिलहाल ईयर 1 के एंड पे ही एंट्री कर लेते हैं। अब बोलिए आप क्या पूछ रहे थे? हम किस चीज़ का एस्टीमेट ले रहे हैं एम्प्लॉइज में? हमने अपनी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कौन से यूज करने हैं, चाहे पहले साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे दूसरे की, चाहे तीसरे की, जो एंड पे कामयाब होंगे, जो एंड पे कामयाब होंगे और उनको शेयर ऑप्शन मिल जाएंगी। पहले दिन से हम उन्हीं का अंदाजा लगा रहे हैं। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमने वो लेने हैं जो हमारा अभी का अंदाजा है कि एंड पे कामयाब हो जाएंगे। है अंदाजा, लेकिन अंदाजा तादाद वही है जो एंड पे जो लोग कामयाब होंगे। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि उन 3 साल तक, यानी तीसरे साल एंड तक कितने लोग छोड़ गए होंगे, तो वो 60 छोड़ गए होंगे। अभी बेशक 5 छोड़े हों, लेकिन तब तक कितने छोड़ गए होंगे, तो हमने एंड को सामने रख के कैलकुलेशन करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कर दीजिए।
हाँ जी, ये एक्सरसाइज प्रेजेंसी के पैसे हम भी लेते हैं। जी मैं सवाल सारी टर्म समझाता हूँ। अच्छा, कल वाली कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करता रहूँगा, आपको ऐसे याद होंगी। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस चैप्टर में हम कर रहे हैं। इक्विटी साइडेड की बात कर रहा हूँ, या तो फॉरेन शेयर इशू कर रहे होंगे, तो इस सूरत में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्या हुए, शेयर्स, या शेयर ऑप्शंस दे रहे होंगे फॉरेन, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्या हुए, शेयर ऑप्शन, या फिर शेयर्स या शेयर ऑप्शंस बाद में देने का वादा कर रहे होंगे, यानी पर्ची दे रहे होंगे, तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्या हुई, ये पर्ची। ग्रांट डेट पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू क्या होगी, अभी सवालिया निशान नहीं लगा। ग्रांट डेट पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 3 तरह के हो सकते हैं, या तो फॉरेन शेयर्स दे रहे होंगे, या फॉरेन शेयर ऑप्शन दे रहे होंगे, या इन दोनों में से किसी एक की पर्ची दे रहे होंगे। तो इन तीनों में से ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है। हमने एंट्री करने की अमाउंट क्या रखनी है, कल वाली बात भी, प्रायोरिटी क्या होगी, गुड्स सर्विसेज की फेयर वैल्यू, जैसे प्लान खरीदा था, बिल्डिंग खरीदी थी, लेकिन एम्प्लॉयज के केस में ये नहीं पता लग रही होगी, तो दूसरा नंबर, हाँ जी, किसकी फेयर वैल्यू, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। अगर फॉरेन शेयर्स दे रहे हैं तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड शेयर्स हैं, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू क्या होगी, जो शेयर्स की फेयर वैल्यू है। अगर फॉरेन शेयर ऑप्शंस दे रहे हैं तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्या होंगी, शेयर ऑप्शंस, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू क्या होगी, शेयर ऑप्शंस की फेयर वैल्यू। अगर पर्ची दे रहे हैं तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड पर्ची है। अच्छा, पर्ची क्या है, अगर शेयर्स और शेयर ऑप्शन बाद में कभी देने हैं तो फिर पर्ची इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है, तो इस पर्ची की फेयर वैल्यू क्या होगी, जिस चीज की ये पर्ची है उस चीज की फेयर वैल्यू उस दिन क्या होगी। तो इस सवाल में हमने पर्ची दी है शेयर ऑप्शंस की। अच्छा, शेयर ऑप्शंस की एक प्राइस मैंने समझाई थी, उसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। वो ये होती है कि जिसके पास ऑप्शन है उसको हक दे दिया गया कि वो इतना कैश कंपनी को देगा तो कंपनी उसको शेयर इशू कर देगी। सस्ते में ये ऑफर हो तो ज्यादा अच्छी बात है, कि महंगी हो तो अच्छी बात है। तो अगर तो लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया तो कंपनी ने उनको कहा है कि तुम्हें 30 रुपए एक्साइज प्राइस देते हैं हम, और अगर थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन हुई तो 40 रुपए। अच्छा, जिस पर्ची के ऊपर ये शेयर ऑप्शन का वादा किया है उस पर्ची की फेयर वैल्यू क्या होगी, जो शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू होगी वो दी हुई है आपको। एक 16 रुपए दी हुई है और एक 12 रुपए दी हुई है, और ये दोनों कब की हैं, ग्रांट डेट की। ऐसा नहीं है कि पहले साल 16 थी, साल गुजरा तो 12 हो गई, ये हैं दोनों ही ग्रांट डेट की। अब अगर हमारा बेस्ट एस्टीमेट होगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उसको 30 रुपए एक्सरसाइज प्राइस वाले जिता देगी, अगर हमारा बेस्ट एस्टीमेट होगा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उसको 30 रुपीज एक्सरसाइज प्राइस इनाम में दिलवा देगी, तो इस पर्ची की फेयर वैल्यू 16 रुपए। और अगर हमारा बेस्ट एस्टीमेट हुआ कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस माड़ी होगी और वो उसको 40 रुपए वाली एक्सरसाइज प्राइस के नाम में जितवाएगी, तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू, तो जिस साल में जो बेस्ट एस्टीमेट था वो प्राइस यूज कर ले। है ये ग्रांट डेट की 16 और 12, लेकिन जो बेस्ट एस्टीमेट बता रहा था वो वाली प्राइस यूज कर ली, और साल इसमें पक्के पक्के 3 थे, ये वाला काम नहीं था, तो इसलिए 1/3, 2/3, 3/3। तो ये 16 और 12 था इसमें समझाने वाला। आपको इसमें कोई अंग्रेजी ना समझ आई हो, कोई नंबर ऑफ पर्सन ना समझ आए हो, ये एक्सरसाइज प्राइस 30 और 40। एक्सरसाइज प्राइस दोबारा सुनिए, अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को मुफ्त में शेयर इशू कर दे तो एम्प्लॉय को बगैर पैसों के शेयर इशू हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन दे तो क्या होगी, शेयर ऑप्शन क्या होती है, शेयर ऑप्शन कि उसको एक प्राइस प्रॉमिस की होगी, उस प्राइस को क्या कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। अगर उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी हुई तो 30 रुपए कंपनी को कैश देगा, और उस 30 रुपए के बदले कंपनी उसको नया शेयर इशू कर देगी। ये एक्सरसाइज प्राइस होती है। और इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन देखें, कैलकुलेशंस बनाए, छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और आपको जिनमें कंफ्यूजन है तो बेटा पूछते रहिए, साथ साथ बार बार होती रहेगी, बात पक्की हो जाएगी। हाँ जी, डिडक्ट कहां करवा रहा है, एक्सरसाइज प्राइस है ना, हाँ ठीक है, मतलब 30 रुपीज का वैल्यू एक्सरसाइज होगी, 30 रुपीज की वैल्यू एक्सरसाइज होगी, मतलब 30 के अगेंस्ट जो है वो मिलेगा, इसे जो है 12 रुपीज फिर वैल्यू का शेयर मिलेगा। ये चीज है, मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा बोलो, एक्सरसाइज प्राइस जो है हाँ वो ज्यादा नहीं है, जो फिर दोबारा बोले, दोबारा बोले, पूरी बात दोबारा करें। 30 रुपीज, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन शुरू से बोलना है यार, शुरू से
30 क्या? 30 जो एक्सरसाइज, हाँ ठीक है, वो एम्प्लॉई जो है वो चार्ज कर रहा है, एम्प्लॉई को चार्ज नहीं हो रही। अगर एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज की तो एम्प्लॉय 30 रुपये देगा, ठीक है, फिर तो उसके अगेंस्ट जो शेयर की वैल्यू होगी जो उसे मिलेगा, हाँ वो उसकी वैल्यू कम नहीं है। अच्छा, बाकी लोग भी सुने भाई। ये हो सकता है कि आप में से कोई ये बात सोच रहा हो, जो भी स्टूडेंट ने पूछे। मैं आपसे सवाल शेयर कर देता हूँ पहले। छोटा सा कागज़ फालतू कोई ऐसी बस फाड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पर्ची शर्ची हो तो। ये एक पर्ची है, इसके ऊपर लिख दिया कि तुम्हें 3 साल के बाद 30 रुपए एक्सरसाइज प्राइस की शेयर ऑप्शन तुम्हारे हवाले हो जाएगी 3 साल बाद। अभी शेयर ऑप्शन दी नहीं है, अभी सिर्फ ये पर्ची दी है। इस पर्ची की भी कोई कीमत होगी या पर्ची खैर है घुमा दे कहीं? ये पर्ची कीमती होगी ना, तो इस पर्ची की कीमत क्यों होगी? ये क्यों कीमती चीज होगी उस शेयर होल्डर के लिए? क्योंकि सस्ते में मिलने की ऑफर है उसके पास। उसके पास ऑफर है कि वो ये पर्ची दिखाएगा। अच्छा, अभी सस्ते में मिलने की ऑफर नहीं है उसके पास, ये पर्ची दिखाएगा तो एक और पर्ची मिलेगी, वो शेयर ऑप्शन होगी। शेयर ऑप्शन भी एक पर्ची है। शेयर ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके पास जिस तरह किसी भी दुकान का डिस्काउंट कूपन होगा अगर, तो आप समझें कि एक सादी पर्ची है, ये पर्ची दिखाएंगे तो एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा, उस पर लिखा होगा कि 30 रुपए दो और शेयर ले लो, 2 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। उस ऑप्शन होल्डर को उसमें क्या चार्म होगा? कब उसको फायदे वाला लगेगी शेयर ऑप्शन? जब शेयर 30 रुपए से महंगा होगा तो ही उसके लिए वो फायदा है। अच्छा, वो शेयर ऑप्शन अभी नहीं मिली, अभी पर्ची पे लिखा हुआ है कि तुम्हें शेयर ऑप्शन देंगे हम। इस पर्ची की भी तो एक वर्थ होगी ना। इस पर्ची की वर्थ 16 रुपए है, शेयर 16 रुपए का नहीं है। शेयर तो 50-60 रुपए का शायद होगा, इस पर्ची की कीमत 16 रुपए है। नहीं समझ आया? तो ये जो छोटी सी पर्ची है इसकी कीमत 16 रुपए है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि पर्ची दिखाना, शेयर ऑप्शन ले लेना। फिर एम्प्लॉय पर्ची देगा, उसको शेयर ऑप्शन मिल जाएगी 30 रुपए एक्सरसाइज प्राइस वाली। फिर कल को वो 30 रुपए देगा और शेयर ले लेगा। तो इस छोटी सी पर्ची से देखो कितना फायदा होने वाला है उसका। तो इस पर्ची की कीमत 16 रुपए है। ये लो 16 रुपए की पर्ची आपको देती है। 3 साल बाद वो एम्प्लॉय, जल्दी करना यार, बहुत सारा कुछ पढ़ना है। मैं एक और एग्जांपल से रिलेट करूंगा। नहीं, ये एग्जांपल नहीं समझ आई नहीं समझ तो आ गई, तो बस फिर क्या खेलना शुरू कर दी? नहीं मतलब अगर एक लेट्स सपोज एक प्लॉट है, बैलेटिंग के ऊपर वो जो है उसका रेट जो है वो अभी बैलेटिंग होनी है, जस्ट बिफोर बैलेटिंग उसका जो है एक रेट डिसाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है जब बैलेटिंग हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो है प्लॉट की अलॉटमेंट होती है, जो कुछ भी होता है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। इस तरह का भी सीन है। चलो अभी ब्रेक में मैं समझने की कोशिश करता हूँ। अगर बात लगी तो मैं बाकियों से भी शेयर करके जवाब दे दूंगा। अभी जो आप पूछ रहे थे 16 रुपए वाली बात, वो समझ आ गई? बस ठीक है। आप क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि 3 साल बाद हम ये पर्ची लेके गए, हाँ जी, उन्होंने हमें शेयर ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अब उस दिन जो शेयर की फेयर वैल्यू थी वो जो एक्सरसाइज प्राइस है उससे कम थी। नहीं, 3 साल बाद एम्प्लॉय को शेयर ऑप्शन मिलेगी। वो शेयर ऑप्शन कब एक्सरसाइज हो सकती होगी ये सवाल में नहीं लिखा हुआ। हो सकता है 6 महीने बाद एक्सरसाइज होनी हो। मतलब जब महंगे होंगे तब जाके वो लेंगे। ऑप्शन एक्सरसाइज करने की ना कोई डेट दी होगी, उसकी कोई एक्सपायरी डेट होगी कि तब तक आप आ जाना, ये ऑप्शन दिखाना, 30 रुपए देना और शेयर ले लेना। उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होगी। इस सवाल में एक्सपायरी डेट नहीं बताई। 3 साल बाद शेयर ऑप्शन देनी है एम्प्लॉय को। अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज ना करे तो लायबिलिटी को रिवर्स कर सकते हैं। इस अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने भी नहीं बताया ना, किसी ने पूछा तभी नहीं बताया मैंने। जैसे इसमें कह रहा है कि अगर वो टारगेट अचीव कर लेता है, हाँ जी, तो उसकी ऑप्शन की प्राइस 16 रुपये होगी, और अगर नहीं अचीव करता तो वो 12 रुपये होगी। ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय को क्या फायदा सर? वो नहीं अचीव करेगा तो 12 रुपये उसको लेस प्राइस में नहीं लगेगी। शेयर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस, शेयर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस से क्या मुराद है? क्या मतलब 30 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है? कि जो उस ऑप्शन होल्डर को राइट दिया है कि जब भी एक्सपायरी डेट होगी वो उस दिन आए, 30 रुपए दे और शेयर ले ले। और 40 रुपए एक्साइज प्राइस का क्या मतलब है? 40 रुपए दे और शेयर ले ले। कौन सी शेयर ऑप्शन? उसी शेयर को 30 रुपए खरीदने की ऑफर और उसी शेयर को 40 रुपए के खरीदने की ऑफर। कौन सी ऑप्शन अच्छी? 30 वाली। तो उस ऑप्शन की वर्थ 16 रुपए है
और जो 40 रुपए एक्सरसाइज प्राइस वाली ऑप्शन है वो 12 रुपए वर्थ की शेयर ऑप्शन है। तो जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा उसको 30 रुपए एक्सरसाइज प्राइस वाला इनाम मिलेगा, और जो थोड़ा डाउन परफॉर्म करेगा उसको 40 रुपए एक्सरसाइज वाला शेयर ऑप्शन मिलेगा। तो इस शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू 16 रुपए और 12 रुपए। तो इसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके गेस्ट कॉल को आपको शेयर सस्ता मिलेगा। हाँ बिल्कुल, 30 रुपए वाली ऑप्शन इसलिए महंगी है क्योंकि सस्ता खरीदने की ऑफर है। क्वेश्चन 4, ये मैं इन पे जो डिस्कशन कर रहा हूं ना, मैं टाइम जाया नहीं कर रहा, आपको छोटी छोटी चीजों पे क्लैरिटी होगी तो फिर इस पे ग्रिप बनेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन। चलें बस अब चैप्टर के नोट्स में आ जाएं। पेज नंबर 4 पे मैं था। चैप्टर नंबर पेज नंबर 4, परफॉर्मेंस कंडीशन का अभी पॉइंट 1 बताया है आपको। हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हैं, वो इक्विटी सेटल्ड हैं या कैश सेटल्ड हैं। मैंने आपको इक्विटी सेटल्ड पढ़ानी शुरू की है और उसमें हम लोग इस वक्त ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉइज़ की सर्विस हो तो एंट्री को कितने अरसे में या कब कब करना है, ये कर रहे हैं डिस्कस। उसमें केस 1 ये था कि वेस्ट इमीडिएटली, यानी कोई मजीद परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो फॉरेन के फॉरेन एक्सपेंस डेबिट, इक्विटी क्रेडिट। और अगर वेस्टिंग कंडीशंस हैं तो फिर 2 तरह की कंडीशन थी, या वो सर्विस कंडीशन थी या परफॉर्मेंस कंडीशन थी। अगर सर्विस कंडीशन हो तो क्या करना है, ओवर द सर्विस पीरियड फैला देना है, और अगर परफॉर्मेंस कंडीशन हो तो भी ओवर द सर्विस पीरियड फैला देना है। बस अगर परफॉर्मेंस कंडीशन हो तो एस्टिमेट्स बदलते रह रहे होंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो बहरहाल बदल ही रहे होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस कंडीशन में आपने 3 सवाल कर लिए, 2 क्वेश्चन 3 और 4, तो इनमें वो परफॉर्मेंस से बेस करते हुए चीजें बदलती थी। है सर्विस कंडीशन में भी, परफॉर्मेंस कंडीशन में भी तरीका सेम इस तरह से है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का बेस्ट एस्टिमेट और ओवर द पीरियड। परफॉर्मेंस कंडीशंस को आगे फिर मजीद 2 टुकड़ों में बांट रहा हूं। पेज 4 पे हूं मैं चैप्टर में। परफॉर्मेंस कंडीशंस की मिसालें क्या क्या हो सकती हैं, 2 तो सवालों में देख ली। प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, सेल प्राइस बढ़ा दी, कॉस्ट कम करना हो सकता है, और टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हो सकता है, गुड मेडल हो सकता है, और मार्केट बेस बढ़ाने को कहा जा सकता है कि 4 शहरों में हमारे ऑपरेशन हैं, अगर 10 शहरों में हो गए तो वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है। कस्टमर बेस बढ़ाना हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना हो सकता है, कोई जिस तरह ये प्रोडक्ट की क्वालिटीज होती हैं, हो सकता है कोई रेटिंग इंप्रूव कराना हो। शेयर प्राइस के साथ भी जोड़ा जा सकता है कि आप लोग मेहनत करें, बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और बिजनेस का, कंपनी का जो शेयर मार्केट में इस वक्त 55 रुपए का है उसको 70 से ऊपर लेके जाना है, तो ये भी परफॉर्मेंस टारगेट हो सकता है। शेयर प्राइस बढ़ाने में एम्प्लॉय का क्या कमाल होगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो वैसे तो मार्केट, स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइसेस की और ही साइंस होती है, लेकिन बहरहाल ये भी एक एलिमेंट है कि अगर बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो उसका शेयर मार्केट में महंगा होगा। तो इसलिए एम्प्लॉइज को ये कहा जा सकता है कि आप मेहनत करें, प्रॉफिट्स कमा के दें ताकि शेयर प्राइस बढ़े। अच्छा, एम्प्लॉय को उसमें क्या चार्म है, अगर उसको साथ ही ऑफर की है कि शेयर प्राइस यहां तक पहुंचा दो तो 500 शेयर्स मिल जाएंगे, तो शेयर प्राइस भी महंगी हो जाएगी, उसको महंगे शेयर्स मिल जाएंगे मुफ्त में। तो कंडीशंस के अंदर, परफॉर्मेंस कंडीशंस के अंदर शेयर प्राइस से लिंक शर्तें भी हो सकती हैं। उसके अलावा प्रॉफिट्स, कॉस्ट को कम करना, परसेंटेज सेल्स ग्रो करवा देना, मार्केट बेस बढ़ा देना, ये भी हो सकती हैं। इनको 2 कैटेगरीज में बांटा है। परफॉर्मेंस कंडीशन में से एक मार्केट कंडीशन कहलाती है और इसके अलावा बाकी सारी शर्तें परफॉर्मेंस वाली अदर है। और मार्केट कंडीशन उस परफॉर्मेंस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एम्प्लॉय को शेयर प्राइस के साथ मोटिवेट किया जा रहा है। दोबारा सुने बात, अगर एम्प्लॉइज को कहा है कि बस आप 4 साल जिंदा रह लें, नौकरी कर लें बस, तो ये परफॉर्मेंस कंडीशन है? नहीं है, ये तो सर्विस कंडीशन है। अगर एम्प्लॉय को कहा है कि आप 4 साल में सेल्स 30% बढ़ा दें, परफॉर्मेंस कंडीशन है ये कि ये अदर। मार्केट कंडीशन सिर्फ और सिर्फ वो शर्त है जिसका ताल्लुक शेयर प्राइस से, चाहे वो डायरेक्टली ये कहा जा रहा हो कि शेयर प्राइस 50 से 70 तक पहुंच जाए, तो ये शर्त मार्केट कंडीशन है, चाहे वो
रेशोज नहीं, कैफ में ये वाली रेशोज नहीं थी। आप जो लोग बीएफडी पढ़ चुके हैं या चलो पढ़ लेंगे, तो बीएफडी में एक रेशो कैलकुलेट होती है, इसको शेयर होल्डर्स रिटर्न कहते हैं। डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन ये मिला के ना एक परसेंटेज निकाली जाती है कि आज अगर कोई इन्वेस्टर 40 रुपये का शेयर खरीदेगा और साल बाद वो शेयर 48 रुपये का हो गया होगा, 2 रुपये डिविडेंड भी मिल जाएगा उसको, तो वो टोटल कितने परसेंट रिटर्न कमाएगा? इसको टोटल रिटर्न कहते हैं। इस टोटल रिटर्न मैंने मिसाल दी, दोबारा बताता हूँ। आज कोई इन्वेस्टर अगर 40 रुपये का शेयर खरीदेगा, एक साल बाद उसको 2 रुपये डिविडेंड भी मिलेगा और प्राइस 40 से 48 हो जाएगी, तो उसको 40 रुपये इन्वेस्ट करके साल में कितना एक्स्ट्रा मिला? 10 रुपये। 2 रुपये डिविडेंड और 8 रुपये कैपिटल गेन। कितने परसेंट है ये? कैसे? 10 रुपये डिवाइड बाय 40। तो इस कैलकुलेशन के लिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ? शेयर प्राइस हुई ना इस्तेमाल, तो ये भी मार्केट कंडीशन है। तो मार्केट कंडीशन वो शर्त है जिसमें एम्प्लॉइज को जो टारगेट दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर प्राइस लिंक्ड है। उस परफॉर्मेंस कंडीशन को मार्केट कंडीशन कहते हैं, और उसके अलावा जो भी परफॉर्मेंस है वो अदर्स है। तो पहले तो परफॉर्मेंस कंडीशन ने मार्केट और अदर में फर्क समझ लें। मार्केट कंडीशन वो परफॉर्मेंस कंडीशन है जिसमें किसी भी तरह से मार्केट शेयर प्राइस लिंक हो गई है। मार्केट कंडीशन, अदर कंडीशंस, ओके ओके। जब कंडीशंस लग रही होंगी ना, कंडीशंस, तो ये कंडीशंस लगाना ये साबित कर रहा है कि अभी नहीं मिल रहे शेयर और शेयर ऑप्शन, बाद में मिलेंगे। अभी क्या मिल रहा है? पर्ची। अभी पर्ची मिल रही है। उस पर्ची की फेयर वैल्यू 16 रुपए, 12 रुपए, ये किसी तरीके से ही कैलकुलेट की होगी, आपको तो गिवन होगा वो, लेकिन इनकी फेयर वैल्यू निकालने के मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं। जैसे बाइनोमियल एक ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल होता है, फिर ब्लैक स्कोल मॉडल एक होता है, और भी होते होंगे। ये मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ उलमा ने बनाए हुए हैं। इन मॉडल्स में कोई फार्मूला होगा, यानी कोई तरीका होगा, उस तरीके में कुछ ना कुछ इनपुट्स डालते होंगे और आंसर आ जाएगा 16 रुपए, आंसर आ जाएगा 12 रुपए। ये जो पर्ची है ना, इसकी फेयर वैल्यू 16 रुपए 12 रुपए निकालने के कोई होंगे मॉडल्स, आपके स्कोप में नहीं है वो मॉडल्स, आपको 16 रुपए 12 रुपए दिया होगा। उस 16 रुपए और 12 रुपए की कैलकुलेशन के लिए कोई ना कोई फार्मूला लग रहा होगा। उस फार्मूले में कुछ फिगर्स इनपुट होती होंगी और उसका आंसर 16 या 12 रुपए आ जाएगा। जैसे इस टॉपिक से हटके एक बात बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मेथड है, उस फार्मूले का आंसर क्या निकलेगा? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ना। उस फार्मूले में क्या क्या वैल्यूज पुट करनी होंगी? कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ठीक है, ये चीजें पुट करनी होंगी। इस स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा हूं। इससे कितने यूनिट्स बना लेंगे ये भी पुट करना, प्लांट को रखना किस कोने में है, और टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, और कितने वर्कर्स इसकी सफाई करते होंगे, और इसको कितना अरसा उठा के लाने में लगेगा, फिर ताला लगा के जाना है कि नहीं ताला लगा के जाना। ये सारी शर्तें हो सकती हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक प्लांट खरीदे तो ये शर्तें हो सकती हैं कि 10 लोगों से कम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे। 10 से कम करेंगे तो शायद मैनेज ना हो, कोई किसी ने वोल्टेज कंट्रोल करना है, किसी ने सफाई का ख्याल रखना है, ये शर्तें हैं। 5 बजे बंद कर देनी है मशीन, वोल्टेज ड्रॉप हो तो ये काम करना है, शर्तें हो सकती हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? कॉस्ट, लाइफ और आरबी। तो इसी तरह से ना शेयर ऑप्शंस या शेयर देने का वादा मतलब पर्ची, इस पर्ची की कोई वैल्यू कैलकुलेट की जाती होगी, उसके लिए कोई ना कोई फार्मूला होगा, उस फार्मूले में कोई ना कोई इनपुट्स होंगे। यहां तक बात समझ आ रही? अगर कुछ परफॉर्मेंस कंडीशन मशरूत कर दी गई और उनमें शेयर प्राइस भी एक शर्त हुई, शेयर जो सेल्स है वो भी एक शर्त हो सकती है, जीपी भी शर्त हो सकती है। इन सारी शर्तों में से अच्छा एक मिसाल भी ध्यान में आ रही है तो शायद थोड़ी अजीब सी, लेकिन मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं शायद वो पॉइंट समझा पाऊं मैं। गेस्ट आने हैं और इंस्ट्रक्शन मिली है कि गेस्ट को खाना सर्व होगा। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शंस के अंदर शामिल है कि मसाला इतना होना चाहिए और लेके जब आना है तो इस टाइम पहुंचना है, बर्तन इतनी प्लेटें साथ हों, चमचा बड़ा वाला रखना, छोटा वाला चमचा नहीं रखना, साथ टिश्यू भी होने चाहिए, जो लेके आ रहा है उसके हाथ धुले हुए गंदे हाथ नजर ना आ रहे हों। अब ये सारी शर्तें लग रही हैं, इनमें से किस शर्त का ताल्लुक कुकिंग से है? मसाले का। बाकी भी शर्तें हैं लेकिन बाकी शर्तों का ताल्लुक कुकिंग से नहीं है।
कुकिंग से मसाले का ताल्लुक है। एक बार कुक हो गया फिर उसके बाद मसले और है कि जी लेके कैसे आना है, बर्तन कौन सा रखना है, कितने बजे लाना है, तो सारी शर्तें हैं, लेकिन इनमें से सारी शर्तों का ताल्लुक कुकिंग से नहीं है। ये मिसाल समझे मेरी, शर्तें बहुत सारी हैं लेकिन कुकिंग से किसका ताल्लुक है, मसाले वाली शर्त का, बाकी शर्तें फिर उसके अलावा है। तो जो परफॉर्मेंस की शर्तें रखी हैं इनमें से जो मार्केट वाली शर्त है इसका इस्तेमाल 16 और 12 रुपए कैलकुलेट करने वाले फार्मूले में होगा। कैसे होगा, आपको ना फार्मूले का पता तो फिर इस्तेमाल क्या बताऊं। कोई है फार्मूला, उसमें इस मार्केट कंडीशन को फार्मूले में शामिल कर लिया गया और उसके असरात 16 रुपए और 12 रुपए पे आ गए, जबकि बाकी शर्तों को उस फार्मूले में इस्तेमाल नहीं किया गया। तो परफॉर्मेंस कंडीशंस या तो मार्केट कंडीशन होंगी या उसके अलावा कुछ होंगी। अगर मार्केट कंडीशन हुई तो इस मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल फेयर वैल्यू, पर्ची की फेयर वैल्यू निकालने वाले फार्मूले में हो जाएगा। पेज 4 के एंड पे, पेज 4 का एंड, पॉइंट नंबर 2, पहले पेज 4 में जितना लिखा पहले वो पढ़ लें, बल्कि उससे भी पहले पेज 5 के टॉप पे मार्केट कंडीशन का डब्बा पढ़ने बस। पेज 5 का टॉप मार्केट कंडीशन का डब्बा पढ़ने बस। ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन बताना है भी क्या होता है, उसके अलावा डब्बा पढ़ लें ये डायरेक्टली शेयर के साथ लिंक होनी चाहिए जी। यानी या तो डायरेक्टली इंप्लॉय को ये कह दिया जाए कि शेयर प्राइस अभी 65 रुपए, इसको 90 तक पहुंचा दो, तो डायरेक्टली शेयर प्राइस का टारगेट है, या वो परसेंटेज ऑफ टोटल रिटर्न हो, वो भी इनडायरेक्टली शेयर प्राइस से लिंक्ड है। इंट्रिंसिक वैल्यू का एक फार्मूला होता है, वो भी शेयर प्राइस से लिंक्ड होता है। तो जहां भी शर्त शेयर प्राइस से जुड़ी हो वो मार्केट कंडीशन है। वो तो नहीं सोचना कि प्रॉफिट के साथ लिंक है तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर बढ़ेगा, नहीं, इतना लंबा रास्ता नहीं, शेयर प्राइस के साथ लिंक है। पेज 5 के टॉप पे मार्केट कंडीशन का डब्बा अगर पढ़ लिया तो पेज 4 के एंड वाला पॉइंट 2 सारा पढ़ लें। कुछ पढ़ने को है यार। पेज 4 के एंड पे जो पॉइंट 2 लिखा हुआ है ये सारा पढ़ लें, सारा मतलब पॉइंट पेज 4 पे है जितना भी। अगर परफॉर्मेंस कंडीशन में मार्केट कंडीशन है तो इसका इस्तेमाल स्टूडेंट ने नहीं करना, क्योंकि स्टूडेंट तो वो फार्मूला नहीं लगा रहा होगा। इसका इस्तेमाल वो करेगा जिसने फार्मूला लगा के उस पर्ची की फेयर वैल्यू निकालनी है, वो इसका वहां इस्तेमाल कर लेगा। और इस पर्ची की फेयर वैल्यू किस दिन की लेनी होती है हमने, ग्रांड डेट, तो बस वो ग्रांड डेट की ही फिगर होती है, हर साल अपडेट नहीं हो रही होती। ये लिखा हुआ है कि इसको हमने रिवाइज नहीं करते रहना। और राइट वाले कॉलम में जो लिखा हुआ है कि रिवाइज करेंगे, ये क्या चीज़ है? ये वो है जो अभी सवाल में 1/2 था, फिर 2/3 हो गई, वो वाली बात की कि अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है मार्केट कंडीशन के अलावा वाली, तो उसमें हम पीरियड बेस्ट एस्टिमेट ले रहे होंगे और वो रिवाइज भी हो सकता है। लेकिन मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल सिर्फ इतना है कि वो फेयर वैल्यू ऑफ पर्ची में इस्तेमाल होगी, जो कि स्टूडेंट ने इस्तेमाल नहीं करनी होगी, स्टूडेंट को दी होगी वो फेयर वैल्यू ऑफ पर्ची। हाँ जी, शेयर प्राइस से लेंगे, यही चीजें होती हैं। मार्केट कंडीशन यानी शेयर प्राइस से लिंक होना, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उस फार्मूले में है जिससे आंसर 16 या 12 रुपए निकलना है और स्टूडेंट को वो गिवन होगा। पेज 5 के मार्केट कंडीशन के डब्बे के नीचे मैंने एक समरी सी बनाई हुई है, अगर काम की लगे तो पढ़ के देख लें। एग्जाम नोट जो डब्बा बनाया हुआ है, पढ़ के देख लें, काम का लगता है तो ठीक है, नहीं तो फाड़ दें पेज। एग्जाम नोट वाला डब्बा पढ़ लें पेज 5 पे है, नहीं ना पढ़ें फिर। एग्जाम नोट वाला डब्बा पढ़ लें पेज 5 पे। नहीं, मार्केट कंडीशन वाला सवाल नहीं किया अभी हमने। पेज 5 पे एग्जाम नोट वाला डब्बा कहाँ है, पढ़ लें। तो ऊपर जो है एग्जाम नोट वाला डब्बा, मार्केट कंडीशन के नीचे। अगर सर्विस कंडीशन है तो जो वेस्टिंग पीरियड है उस पर डिवाइड कर देंगे। अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है और मार्केट कंडीशन
तो इसका इस्तेमाल होगा सिर्फ फेयर वैल्यू निकालने में, और वो अपडेट नहीं हो रही होगी, और जो भी पीरियड अंदाज़ा लगाया मैनेजमेंट ने वो पीरियड आएगा। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन के अलावा परफॉर्मेंस कंडीशन है तो इसमें फिर पीरियड एस्टिमेट रिवाइज हो सकता है। मार्केट कंडीशन हुई ना सिर्फ, तो उसमें पीरियड चेंज होने वाला भी नहीं हो रहा होगा, उसमें पीरियड ही बस एक होगा। बाकी अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन में इस चीज़ आती है तो और बेहतर कुछ हो सकेगी बात। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 देख ही लें, बेशक क्वेश्चन 5 देखें और सोल्यूशन देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ें और उसका सोल्यूशन देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 छोटा सा सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 देखें और उसका सोल्यूशन ही देख लें। हाँ जी, शेयर प्राइस वाला टारगेट पूरा होगा नहीं होगा, इस चीज का 24 रुपए निकालने में इस्तेमाल कर लिया, और बस अब वो 24 रुपए ही 3 साल इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ तो वो पहले हमें 24 दिया हुआ था, अब हम ये देख रहे हैं कि 24 निकला कैसे होगा, तो मार्केट कंडीशन को इस्तेमाल करके निकला होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कंडीशन होने से आपके करने वाले काम में फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप मेनली इसको नॉलेज ही समझ लें, आपको तो दी होगी फेयर वैल्यू। तो ये मार्केट कंडीशन नहीं है, ये अदर परफॉर्मेंस कंडीशन है। ये जो हम लोग उस पर्ची की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इस पर्ची की फेयर वैल्यू, इस पर्ची की फेयर वैल्यू निकालने का जो भी फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर कुछ तो वैल्यूज डल रही होंगी, उन वैल्यूज के अंदर ये मार्केट कंडीशन का होना इस्तेमाल होगा, बाकी परफॉर्मेंस कंडीशन उस फार्मूले में इस्तेमाल नहीं हो रही होंगी। मैंने वही मिसाल दोबारा देता हूं कि अगर शर्तों में ये भी शामिल है कि मसाला इतना रखना है, इस बर्तन में लेके आना है, हाथ धो के लेके आना है, इन सारी शर्तों में से पकाने का ताल्लुक, पकाने से किसका ताल्लुक है? सिर्फ मसाले वाली शर्त का, बाकियों का ताल्लुक पकाने से नहीं है। तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू निकालने से ताल्लुक सिर्फ इस मार्केट कंडीशन का। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 डन। क्या जी? या तो टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा, तो ये लिखा हुआ बस कि इसको कंसिडर कर लिया हुआ है 24 रुपए निकालने में। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टारगेट ना मीट हुआ तो क्या करेंगे? इस पे मैंने नहीं की है बात अभी इस पे मैंने कर रही, पहले भी 2 लोगों ने पूछा है कि तीसरे साल अगर नहीं होता तो क्या होगा, मैंने करनी है इस पे बात अभी करता हूँ बात इस पे। अच्छा जी, अब पेज 4 हो गया पूरा, 5 भी। ठीक है, चले लेक्चर 21 में इधर क्लोज करता हूँ।